डॉक्टर नीलम का हाथ थामे देख जोया जलन के मारे लाल होने लगती है। जोया की मौजूदगी से अनजान अनमोल नीलम से कहता है, अगर आप जैसे डॉक्टर दुनिया में और कुछ हो जाए तो सारी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। अनमोल की बात सुन डॉक्टर नीलम उसे कहती है, अगर तुम्हारे जैसी सोच देश के हर लड़के की हो जाए तो देश की तकदीर बदल सकती है। सच में अनमोल, इस उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाकई में काबिले तारीफ है। मैंने तुम्हारे एज के लड़कों को बाइक्स के पीछे भागते देखा है, लड़कियों के पीछे भागते हुए देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ते देखा है, पर तुम जो अपने पापा के लिए कर रहे हो वो सच में ग्रेट है। इतना कहकर डॉक्टर नीलम वहां से चली जाती है। तभी अनमोल की माँ उसे कहती है, इतनी अच्छी लड़की है, सुंदर भी और अच्छी सीरत भी, आजकल कहाँ देखने को मिलती है ऐसी लड़कियां। अपने माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए अनमोल उन्हें कहता है, सच कहा माँ, आजकल कहाँ दिखाई देती है ऐसी लड़कियां। अनमोल की बात सुन जोया नीलम का खूबसूरत सजा हुआ चेहरा देखती है। तभी जोया अपने आप को देखती है, जहां उसके बाल बिखरे हुए होते हैं तो चेहरे पर पसीने सराबोर रहता है। तभी अनमोल की नजर जोया पर जाती है। वो जोया को देखता है जो पसीने में भीगी हुई होती है, पर उसका टिफिन चमक रहा होता है। अनमोल जोया की ओर बढ़ते हुए कहता है, अरे जोया, तू कब आई? अनमोल को अपने करीब आता देख जोया अपनी नाक चढ़ाती हुई कहती है, कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। तभी जोया अनमोल को गुस्से से टिफिन थमाते हुए कहती है, ये ले, कीमा पराठे तेरे और आंटी के लिए थी, घर से चलते हुए आई हूँ क्योंकि आज हड़ताल की वजह से ऑटो नहीं मिला मुझे। इतना कहकर जोया रूठ कर जाने लगती है। अनमोल जोया की नाराजगी देख दंग रह जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि जोया उससे क्यों रूठी हुई है। अनमोल भागते हुए जोया को रोकता है और कहता है, अरे क्या हुआ तुझे जोया, क्यों रूठी हुई है, किसी ने कुछ कहा तुझसे? अनमोल की बात सुन जोया उसे कहती है, कोई कुछ कह सकता है मुझे, और छोड़ मुझे, मुझे क्यों पकड़ रखा है, जाकर खूबसूरत और अच्छी सीरत वाली लड़की को पकड़ना जो दुनिया पता नहीं क्या क्या बदल सकती है। तभी अनमोल जोया की नाराजगी की वजह समझते हुए कहता है, अच्छा तो इसलिए नाराज है तू, अरे जो लगा वो कहा, तू इसमें क्यों बुरा मान रही है? अनमोल की बात सुन जोया उसे कहती है, तुझे जो लगा वो तूने कहा ना, अब मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, अब मैं जाऊं? जोया को इतना नाराज देख अनमोल उसे कहता है, अरे क्यों नाराज हो रही है जोया, तू नाराज होती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। चल तुझे कुछ अगर बुरा लगा हो तो मैं तुझसे कान पकड़कर माफी मांगता हूँ, ये ले, तेरे लिए उठक बैठक भी कर देता हूँ। जैसे ही अनमोल उठक बैठक करने जाता है जोया मुस्कुराकर उसे कहती है, बस बस ज्यादा नौटंकी मत कर, माफ किया तुझे, लेट हो रहा है मैं घर जाती हूँ, और हाँ कीमा पराठे रखे हैं, खा जरूर लेना। इतना कहकर जोया अस्पताल से चली जाती है। शाम के 8 बज रहे होते हैं। अनमोल पुराने शहर के गलियों से अस्पताल से अपने घर जा रहा होता है, पर तभी अनमोल को अपने पीछे किसी के कदमों के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो 2 से 3 बार मुड़कर देखता है, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आता। पर कुछ कदम चलने पर तुरंत ही अबू लुलू अनमोल के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, सरप्राइज सोने की आंख वाले, मुझे यकीन है मुझे देखकर तुझे काफी खुशी हुई है ना। अनमोल अपने कदम पीछे की ओर ले जा रहा होता है, पर तभी वो पीछे से किसी से टकरा जाता है। जैसे ही अनमोल मुड़कर देखता है उसे रहीम चाचा दिखाई देते हैं। रहीम चाचा उसे कहते हैं, चल बहुत कुछ लिया है तूने हमसे, आज तुझे लौटाना होगा, असगर भाई ने याद किया है तुझे, चल हमारे साथ। देखते ही देखते वो अनमोल को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाते हैं। गाड़ी में बैठाकर वो लोग अनमोल को सीधे असगर के पास ले जाते हैं, जहां असगर कुर्सी पर बैठकर अपने सामने रखे 3 बंदूकों को देख रहा होता है। अनमोल को देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है और वो अनमोल को अपने पास बैठने के लिए कहता है। अनमोल को असगर के करीब बैठा देख उस कमरे के सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देख रहे होते हैं। अपने बगल में अनमोल को बैठाकर असगर कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, कैसे हो अनमोल? परेशान दिख रहा अनमोल असगर से कहता है, जी मैं ठीक हूँ। तभी असगर अनमोल से कहता है, पता है तुम्हें, जब से मैंने होश संभाला है मुझे नहीं पता कि मेरे बगल में आज तक कोई बैठा हो, शायद तुम पहले हो और आखिरी, क्योंकि मेरे सामने कोई बैठना तो दूर, कोई खड़ा भी होता है तो वो इंसान दुनिया में नहीं रहता। तभी अबू लुलू असगर से कहता है, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं असगर भाई? असगर अबू लुलू को अपने हाथ के इशारे से सवाल पूछने के लिए कहता है। तभी अबू लुलू असगर से कहता है, ऐसा क्या है भाई इस लड़के में जो आपने इसे अपने बगल में बिठा लिया? अबू लुलू की बात सुन असगर अपनी एक पलक ऊपर करते हुए सोचता है और कहता है, इधर आ। असगर अबू लुलू को अपने पास बुलाता है और सामने रखी 3 बंदूकों को देखते हुए कहता है, देख रहा है इन बंदूकों को? अबू लुलू और अनमोल दोनों ही उन 3 बंदूकों को देखते हैं। असगर अनमोल और अबू लुलू से कहता है, 3 हथियार और आदमी 2। इन 3 हथियारों में सिर्फ एक असली और 2 नकली, जिसको जो पसंद आए वो उठा ले। नया चीज उठाने वाला ही ये जिंदगी की बाजी जीतेगा और हारने वाला जिंदगी की बाजी हारेगा। तभी अनमोल असगर से कहता है, मैं अकेले में एक बार ये गन्स को देखना चाहता हूँ। अनमोल की बात सुन अबू लुलू उसे कहता है, क्यों, अकेले में इन गन्स को पप्पी देगा क्या? अबू लुलू की बात सुन सभी लोग वहां हंसने लगते हैं। अनमोल की बात सुन असगर उसे कहता है, ठीक है 5 मिनट दिए तुझे अकेले, देख ले जो देखना है। असगर अपने लोगों को इशारा कर बाहर जाने के लिए कहता है। सभी बाहर चले जाते हैं। तभी अनमोल अपनी जादुई आईना अपने जेब से निकालता है और उन 3 बंदूकों को देखता है। अनमोल अपने आईने में सबसे पुरानी दिखने वाली बंदूक को देखता है और बाकी के 2 बंदूक उसे दिखाई नहीं देते, पर मेज पर रखी हुई बंदूकों के सारे गोलियां उस आईने में दिखाई दे रहे होते हैं। 5 मिनट बाद सभी उस कमरे में आते हैं। एक और अबू लुलू मुस्कुराते हुए कहता है, जिंदगी भर हथियारों में खेला बड़ा हुआ हूँ भाई, जीतूंगा तो मैं ही।
तभी मेज से अबू लुलू और अनमोल दोनों ही एक ही वक्त पर दो अलग अलग बंदूक उठाते हैं। जहां अनमोल सबसे पुरानी दिखने वाली बंदूक उठाता है तो दूसरी ओर अबू लुलू सबसे नई दिखने वाली बंदूक उठाता है। अबू लुलू अनमोल पर बंदूक तानते हुए कहता है, अच्छा हुआ जो इसकी इजाजत दी असगर भाई, वरना ये आज मेरे हाथों नहीं मरता। असगर दोनों से कहता है, चलाओ गोली। अनमोल असगर से कहता है, देखिए प्लीज मुझे ये खेल नहीं खेलना। तभी हंसते हुए अबू लुलू उसे कहता है, क्यों डर गए बच्चे? अबू लुलू की बात सुन अनमोल आत्मविश्वास से खड़ा हो जाता है और जैसे ही अबू लुलू अपनी बंदूक में गोली भरकर लोड करता है और अनमोल पर चलाता है पर उसकी बंदूक नहीं चलती। अबू लुलू 2 से 3 बार अपनी बंदूक चलाने की कोशिश करता है पर वो असफल होता है अनमोल को मारने के लिए। तभी अनमोल अपनी बंदूक की नाली अबू लुलू की ओर करता है, जिसे देख अबू लुलू के टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही अनमोल बंदूक चलाता है अंत में वो अपने बंदूक की नाली ऊपर की ओर कर देता है, जिससे कि गोली सीधे ऊपर की ओर चल जाती है। अनमोल कांपते हुए अबू लुलू से कहता है, निशाना जानबूझकर चूका है, चाहता तो गोली सीधे भेजे पर मार सकता था। अबू लुलू दंग रहता है कि पीछे से असगर ताली मारते हुए कहता है, जिंदगी भर हथियारों में खेला है ना तू, फिर भी नहीं पहचान पाया कि असली हथियार कौन सा और नकली कौन सा है। तभी अबू लुलू असगर से कहता है, पर भाई ये बंदूक तो सबसे लेटेस्ट वाली उठाई थी मैंने, फिर ये चली क्यों नहीं मुझे नहीं पता। तभी असगर अबू लुलू से कहता है, तुझे अभी भी समझ नहीं आया कि यहाँ तेरे साथ क्या हुआ है? असगर अनमोल से कहता है, ए लड़के समझा इसे। अनमोल अबू लुलू से कहता है, असगर भाई ने कहा था कि जो नायाब चीज उठाएगा वही जिंदगी की बाजी जीतेगा। यहाँ 2 हथियार थे और सिर्फ एक पुराने जमाने की नायाब बंदूक और उसके साथ रखे उसके कारतूस। तभी अनमोल अपने हाथ में बंदूक की गोली दिखाकर कहता है, ये गोली लगेगी तो सब में पर चलेगी सिर्फ एक में। अनमोल की बात सुन अब्बू लुलू और कमरे में खड़े सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। असगर शाबाशी देते हुए अनमोल से कहता है, इसीलिए तू मेरे साथ बैठा है लड़के, क्योंकि तेरी बात ही कुछ और है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए काम करे। असगर की बात सुन अब्बू लुलू दंग रह जाता है पर अनमोल सोचने लगता है। उसे सोचता देख असगर उसे कहता है, क्या सोच रहा है? मेरे साथ काम कर, माला माल कर दूंगा तुझे। तभी अनमोल असगर से कहता है, सॉरी असगर जी, पर मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। अनमोल की बात सुन असगर गुस्से से कहता है, ये लड़के इतना याद रख, असगर को ना सुनने की आदत नहीं है। क्यों नहीं करना तुझे मेरे लिए काम? अनमोल असगर से कहता है, क्योंकि मैं मदन गुप्ता के पास काम करना नहीं छोड़ सकता और दूसरी बात, मुझे कोई इल्लीगल काम नहीं करना। अनमोल की बात सुन अब्बू लुलू गुस्से में आकर कहता है, भाई से ऐसी बात करता है? भाई आप इजाजत दें तो मैं इसे अभी यहाँ टपका डालता हूँ। असगर अब्बू लुलू को रोकते हुए कहता है, अब्बू चुप बैठ जा। क्या हुआ, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है तुझे? अनमोल इतना दे देता है मदन गुप्ता तुझे? 10,000 12,000? मैं तुझे एक दिन का 15,000 दूंगा। अनमोल तुरंत ही असगर से कहता है, 15,000 क्या 15 लाख भी दोगे तो भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि पैसे से ज्यादा भी कुछ होता है जिंदगी में। तभी अब्बू लुलू गुस्से में कहता है, भाई इजाजत दो, बस इसकी सारी हेकड़ी निकाल कर रख देता हूँ। तभी असगर अब्बू लुलू को हाथ दिखाकर रोकता है और अनमोल को हाथ के इशारे से जाने के लिए कहता है। अनमोल वहां से चला जाता है। तभी अब्बू लुलू असगर से कहता है, ये क्या भाई, आपने इसको अपना माल खाने के बाद भी गले से लगाया, बाजू बिठाया, पर इसने तो आपकी एक ना मानी, इसे तो यही टपका देना चाहिए था। अब्बू लुलू की बात सुन असगर कुछ नहीं कहता और वहां से उठकर चला जाता है। क्या असगर की खामोशी में छुपा है कोई राज? क्या असगर की बात ना मानकर अनमोल ने की है कोई गलती? कैसे लेगा अनमोल मदन गुप्ता से अपना इंतकाम और क्या करवट लेगी आगे अनमोल की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए आईना सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। असगर के पास दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। असगर के पास से निकलकर अनमोल सीधे अपने घर आता है। अपने घर आकर अनमोल चैन की सांस लेते हुए सोफे पर बैठता है। तभी उसे सलीम का फोन आता है। जैसे ही अनमोल सलीम का फोन उठाता है, सलीम उसे कहने लगता है, हेलो अनमोल, कहाँ है तू? कब से तुझे कॉल किए जा रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था तू? सलीम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, वो क्या है ना सलीम भाई, असगर के लोग मुझे उठाकर ले गए थे, उसी चक्कर में आपका कॉल देखने का वक्त ही नहीं मिला। अनमोल की बात सुन सलीम चिंतित होते कहता है, क्या असगर के लोग तुझे उठाकर ले गए थे? तू ठीक तो है ना? उन्होंने कुछ किया तो नहीं तेरे साथ? अनमोल सलीम को शांत करते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सलीम भाई, आप चिंता मत करिए, मैंने सब संभाल लिया है। इतना कहकर अनमोल बात के विषय को बदलते हुए सलीम से कहता है, आपको मुझसे कुछ काम था सलीम भाई, जो आप मुझे इतना कॉल्स कर रहे थे? तभी सलीम अनमोल से कहता है, हाँ एक जरूरी काम है तुझसे। एक हवेली है जहाँ खूब एंटीक्स का सामान रखा हुआ है, उस हवेली का मालिक वो एंटीक्स बेचना चाहता है। कल सुबह हमें उस हवेली पर जाना है और तुझे वहाँ का माल परखना है, समझा? सलीम की बात सुन अनमोल उससे कहता है, समझ गया सलीम भाई, कल सुबह आपसे मिलता हूँ। सलीम से बात कर अनमोल अपना फोन रख देता है और कई दिन बाद सुकून की नींद सोता है। सुबह होती है और वक्त के मुताबिक सलीम और अनमोल उस हवेली के बाहर पहुंच जाते हैं। उस हवेली को देख अनमोल हैरान हुए जा रहा होता है, क्योंकि ये चांद बीबी और अब्दुल्ला की जली हुई हवेली होती है, जहां वो पहले भी आ चुका होता है। जिस तरह से अनमोल उस हवेली को देख रहा होता है, सलीम उससे पूछता है, ऐसे परेशान क्यों हो रहा है इस हवेली को देखकर? सलीम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, इस हवेली पर मैं पहले भी आ चुका हूँ सलीम भाई, यहाँ से मैंने एक खंजर भी लिया था।
अनमोल की बात सुन सलीम उत्सुक होते हुए कहता है, इसका मतलब अच्छा खासा माल गड़ा हुआ है इस हवेली में। चलकर अंदर देखते हैं। इतना कहकर सलीम हवेली के अंदर चला जाता है। बाहर खड़ा अनमोल सोच में पड़ते हुए अपने आप से कहता है, चांद बीबी का सारा असली माल तो बिक गया है, अंदर तो कोई नायाब चीज नहीं है। फिर सलीम भाई किस एंटीक्स की बात कर रहे हैं? अंदर चलकर देखना पड़ेगा कि माजरा क्या है। असमंजस में पड़ा अनमोल ये सब सोच ही रहा होता है, पर वो सलीम से कुछ नहीं कहता और हवेली के अंदर चला जाता है। जैसे ही सलीम हवेली के अंदर घुसता है, चांद बीबी और अब्दुल्ला सलीम को देखते हैं। तभी अब्दुल्ला सलीम की ओर बढ़ते हुए कहता है, कौन हो मियां तुम, क्यों तशरीफ लाए हो यहाँ? अब्दुल्ला की बात सुन सलीम उनसे कहता है, चाचा मैं सलीम हूँ, आप ही ने तो मुझे बुलाया था हवेली के एंटीक्स खरीदने के लिए। जैसे ही सलीम एंटीक्स की बात कहता है, चांद बीबी पीछे से कहती है, आओ आओ सलीम मियां, देखो वो रहे हमारे असली शाही ईरानी एंटीक्स, सारे असली हैं, जो पसंद आए वो खरीद लो। चांद बीबी की बात सुन सलीम एक बड़ी आधी जली हुई टेबल की ओर देखता है, जिस पर नीले रंग का टूटा हुआ बांस, पुरानी घड़ी, पीतल का पानदान और कई सारी चीजें रखे होते हैं। उसी वक्त अनमोल पीछे से आता है और सलीम उसे कहता है, अरे अनमोल कहाँ रह गया था तू? अनमोल को सलीम के साथ देख चांद बीबी और अब्दुल्ला सहम जाते हैं। तभी चांद बीबी अनमोल को देख डरते हुए कहती है, ये आपके साथ है? अनमोल चांद बीबी से कहता है, हाँ खाला, क्या हुआ, मुझे देखकर खुश नहीं हुई आप? अनमोल की बात सुन चांद बीबी एक नकली हंसी हंसते हुए कहती है, अरे क्यों खुश नहीं हुई अनमोल बेटा, आना अंदर आ। तभी सलीम अब्दुल्ला से कहता है, ये अनमोल ही आपका सामान परखने आया है अब्दुल्ला मियां। सलीम की बात सुन अब्दुल्ला हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ परख लो सामान को, काफी कीमती चीजें हैं हमारे पास। तभी अनमोल और सलीम उस टेबल की ओर बढ़ते हैं जिस पर सामान रखा होता है। उस टेबल की ओर जाते हुए सलीम अनमोल से धीमी आवाज में कहता है, अच्छे से देख ले अनमोल इन सामानों को, कोई अच्छा एंटीक इनमें से अगर अपने हाथ लग जाए तो मार्केट में अच्छे से बेच सकते हैं। जैसे ही अनमोल उस टेबल के पास पहुंचता है, वो अपना जादुई आईना अपनी जेब से निकालता है और चुपके से उन सामानों का मुआयना करने लगता है। पर अनमोल के आईने में कुछ नजर नहीं आता। अनमोल समझ जाता है कि चांद बीबी और अब्दुल्ला सलीम से झूठ कह रहे थे, असल में उनके पास कोई असली ईरानी एंटीक्स नहीं है। अब्दुल्ला अनमोल की ओर घबराते हुए देखता है और चांद बीबी के कान में कहता है, अगर अनमोल ने सलीम से कह दिया कि वो सारे एंटीक्स नकली हैं, हमारी तो नाक कट जाएगी। उन एंटीक्स का मुआयना कर अनमोल चांद बीबी और अब्दुल्ला की आंखों में देखने लगता है। उनकी आंखों में बेइज्जती का डर अनमोल को साफ नजर आ रहा होता है। तभी सलीम उन टेबल पर रखे सामानों को देखते हुए कहता है, ये तो मुझे असली ईरानी सामान नहीं लगते। पर अनमोल सलीम से कुछ नहीं कहता। अनमोल उस टेबल पर रखी एक पुरानी घड़ी को उठाते हुए कहता है, ये मुझे लेना है सलीम भाई, ये चीज काफी नायाब है। अनमोल की बात सुन चांद बीबी और अब्दुल्ला चौंक जाते हैं। अनमोल उनके करीब आता है और अपने जेब से 15,000 रुपए निकालकर उन्हें दे देता है। पैसों को उनके हाथ में रखकर अनमोल वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से चांद बीबी अनमोल को आवाज लगाते हुए कहती है, रुक अनमोल। अनमोल रुकता है और सलीम से कहता है, आप बाहर जाइए सलीम भाई, मैं आता हूँ। इतना कहकर अनमोल चांद बीबी की ओर बढ़ता है। चांद बीबी अनमोल से कहती है, तुझे पता है ना कि ये घड़ी असली नहीं है, फिर भी तूने हमारी इज्जत के खातिर ये घड़ी खरीद ली। वो हमारे खाला के फुप्पी के मौसी के चचेरे भाई का बेटा तो हमारे पैसे लेकर भाग गया, खाने को पैसे नहीं है। अब्दुल्ला की भी तबीयत काफी नासाज रहती है, इसलिए ये नकली एंटीक्स बेचना पड़ रहा है। चांद बीबी की बात सुन अनमोल उनका हाथ थामते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मेरे पापा की तबीयत जब खराब थी मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बस आप लोग ख्याल रखना और किसी चीज की जरूरत हो तो अपना बेटा समझकर मुझे याद कर लेना। तभी अनमोल चांद बीबी को अपना फोन नंबर देकर वहां से निकल जाता है। हवेली से निकलकर अनमोल सलीम के साथ सीधे अपनी दुकान की ओर जाता है। दुकान के करीब पहुंचकर अनमोल सलीम की गाड़ी से उतरते हुए कहता है, ठीक है सलीम भाई, कल मिलते हैं। सलीम से बात कर अनमोल अपनी दुकान में दाखिल होता है। सलीम की कार से उतरते हुए मदन गुप्ता अनमोल को देख लेता है और उससे पूछता है, कौन था वो मर्सिडीज कार में? अनमोल उसे कहता है, मेरा दोस्त था। तभी मदन गुप्ता अनमोल को ताना मारते हुए कहता है, काफी बड़े दोस्त बना लिए तूने आजकल। सुन, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में वापस आता हूँ, दुकान का ख्याल रखना। इतना कहकर मदन गुप्ता दुकान के बाहर चला जाता है। तभी अनमोल को अस्पताल से कॉल आ रहा होता है। तभी मदन गुप्ता दुकान में अपना सामान लेने आता है जो वो भूल चुका होता है। उसी वक्त अनमोल अस्पताल से आया फोन उठाता है। हेलो सर, हम बिरंजी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, आपके फादर की कुछ बिल्स पेंडिंग है। अनमोल कहता है, कितना बिल पेंडिंग है? सामने से जवाब आता है, सर अभी आपको 8 लाख पे करना है, ऑपरेशन के बाद आपका नेक्स्ट बिल जनरेट हो। तभी अनमोल उसे कहता है, ठीक है, 8 लाख रुपए पे करना है ना, मैं अभी ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ, आप मेरे पापा के ऑपरेशन की तैयारी करिए। इतना कहकर अनमोल अस्पताल का बिल भर देता है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, थैंक यू गॉड, अगर आपने मुझे वो नायाब चीज नहीं दी होती तो आज मैं इतने पैसे कमा नहीं सकता था। थैंक यू गॉड, थैंक यू। अनमोल को 8 लाख रुपए का बिल और नायाब चीज की बात करता देख मदन गुप्ता हैरान होते हुए अपने आप से कहता है, ये अनमोल के पास इतने पैसे आए कहां से और ऐसी कौन सी चीज है इसके पास जिससे ये इतने पैसे कमा रहा है? तभी मदन गुप्ता अनमोल से जुड़ी बातें याद करते हुए कहता है, कुछ दिनों से अनमोल के पास कुछ नायाब एंटीक्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि वो कुछ बातें याद करते हुए कहता है, कुछ तो चल रहा है अनमोल की जिंदगी में, बाघनक, तांबे का बर्तन और प्रोफेसर प्रभाकर का उससे मिलना, कुछ तो जरूर है, पता करना पड़ेगा। जैसे ही अनमोल पीछे मुड़कर देखता है उसे मदन गुप्ता दिखाई देता है। मदन गुप्ता एक झूठी हंसी हंसते हुए अनमोल से कहता है, ये बैग भूल गया था मैं अपना, इसे लेने आया हूँ। मदन गुप्ता अनमोल के सामने ऐसे बर्ताव करता है मानो उसने कुछ नहीं सुना हो। तभी मदन गुप्ता अनमोल से कहता है, सुन बेटा अनमोल,
इतने दिनों से तू काफी काम कर रहा है, तेरे पापा की भी तबीयत खराब है और फिर अस्पताल के चक्कर। एक काम कर, तू आज छुट्टी ले ले। मदन गुप्ता की बात सुन अनमोल हैरान हो जाता है। अनमोल उसे कहता है, नहीं मदन जी, मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए। मदन गुप्ता बड़े प्यार से अनमोल से कहता है, अरे ले ले बेटा, जा आराम कर, जा, काफी जरूरत है तुझे, चल घर जा। मदन गुप्ता की बात सुन अनमोल दुकान के बाहर निकल जाता है। तभी अनमोल अपने जेब से फोन निकालकर जोया को फोन लगाते हुए कहता है, हेलो जोया, कहाँ है तू? कॉफी पीने चलेगी? देश में हड़ताल की वजह से कॉलेज में छुट्टी होगी ना तेरे, एड्रेस सेंड करता हूँ, आकर वहाँ मिल मुझे। जोया से बात कर अनमोल वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से मदन गुप्ता अनमोल का चुपके से पीछा कर रहा होता है। जोया अनमोल का कॉफी शॉप के बाहर इंतजार कर रही होती है। अनमोल जोया को देख उसकी ओर जाता है। जोया और अनमोल दोनों मिलते हैं और कॉफी शॉप के बाहर बैठ जाते हैं। दूर से मदन गुप्ता जोया और अनमोल को बातें करता हुआ देख रहा होता है। वो जोया को देखते हुए कहता है, अच्छा तो ये अनमोल की दोस्त है। तभी अनमोल जोया से पूछता है, क्या पिएगी तू? जोया उससे कहती है, कोल्ड कॉफी। जैसे ही अनमोल वेटर को ऑर्डर देने जाता है, उसकी नजर सड़क के बीचों बीच खड़े एक छोटे कुत्ते पर जाती है। अनमोल देखता है कि एक कार उस कुत्ते की ओर आ रही होती है। तभी अनमोल अपनी जगह से उठता है और तेजी से दौड़कर उस कुत्ते को बचाता है। उसी भागा दौड़ी में अनमोल सड़क के बीचों बीच आके खड़ा हो जाता है। उसी वक्त तेजी से एक बाइक भी अनमोल की ओर आ रही होती है। जैसे ही वो बाइक अनमोल को टक्कर मारने ही वाली होती है, जोया बीच में कूदकर अनमोल को बचा लेती है। उसी दौरान जोया को हाथ पर कुछ चोट लग जाती है। सड़क के किनारे उस कुत्ते को छोड़कर अनमोल जोया से कहता है, अरे तू ठीक तो है जोया, कहीं लगी तो नहीं तुझे? पर जोया अनमोल की चिंता करते हुए पागलों की तरह कहती है, मेरा छोड़, तू ठीक तो है ना, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? अनमोल जोया को संभालते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, पर तू अपने आप को देख, कितनी चोट आई है तुझे। जोया उसे कहती है, अरे कुछ नहीं, बस थोड़े से खरोचे हैं, तू दिखा, तुझे कहीं लगी तो नहीं? जोया अनमोल को देखने लगती है। इस नजारे को देख मदन गुप्ता जोया को देखते हुए कहता है, लगता है काफी गहरी दोस्ती है इन दोनों की, ये लड़की मेरे काम आ सकती है। इतना कहकर मदन गुप्ता अपना सिर हिलाने लगता है। क्या मदन गुप्ता की शातिर नजर बनेगी अनमोल के लिए कोई नए खतरे का सबब? क्या चल रहा है मदन गुप्ता के दिमाग में? क्या कोई खेल खेलेगा मदन गुप्ता अनमोल के खिलाफ? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। एक्सीडेंट के बाद जोया और अनमोल उस कॉफी शॉप से निकल जाते हैं। चार मीनार के गलियों से होते हुए दोनों जोया के घर की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी जोया अनमोल से कहती है, तू यहाँ से चला जा, मैं यहाँ से घर चली जाऊंगी। जोया की बात सुन अनमोल उसे कहता है, ख्याल रख अपना। इतना कहकर अनमोल अपने रास्ते चला जाता है और जोया अपने रास्ते चली जाती है। रास्ते से चलते वक्त अनमोल को किसी का कॉल आता है। जैसे ही अनमोल अपना फोन उठाता है, फोन से उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। हेलो अनमोल बेटा, कहाँ है तू? फोन पर आवाज सुन अनमोल चौंकते हुए कहता है, हेलो चांद बीबी, आप? कहो कैसे याद किया? कुछ पैसों की जरूरत है क्या? चांद बीबी अनमोल से कहती है, नहीं बेटा, कोई पैसों की जरूरत नहीं है, सब खैरियत है। तुझे मैंने पैसों के लिए नहीं, दावत के लिए फोन किया है। चांद बीबी की बात सुन अनमोल हैरान होते हुए कहता है, दावत के लिए फोन? पर इसकी क्या जरूरत थी? चांद बीबी अनमोल से कहती है, ज्यादा सवाल जवाब मत कर, इतना भी बड़ा नहीं हुआ है तू मेरे सामने। 7 बजे सीधे घर आ जाना, दस्तरख्वां पर मैं और अब्दुल्ला तेरा इंतजार करेंगे, समझा? इतना कहकर चांद बीबी अपना फोन रख देती है। शाम के 7 बज रहे होते हैं। अनमोल चांद बीबी और अब्दुल्ला के हवेली पर पहुंचता है। जैसे ही अनमोल हवेली के अंदर पहुंचता है, वो देखता है कि चांद बीबी बड़े प्यार से चौके में अनमोल के लिए खाना बना रही है। जैसे ही चांद बीबी की नजर अनमोल पर पड़ती है, वो उसे कहती है, आ गया तू, चल जल्दी दस्तरख्वां पर बैठ जा, तुझे भूख लगी होगी ना, जा जल्दी जाकर बैठ जा, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर चांद बीबी चौके में जाकर और तेजी से खाना बनाने लगती है। तभी अब्दुल्ला अनमोल के पास आते हुए कहता है, आ गए मियां तुम, चलो वहां बैठकर बातें करते हैं, तब तक हमारी बेगम तुम्हारे लिए खाना बना लेगी। अब्दुल्ला और अनमोल दोनों फर्श पर लगे दस्तरख्वां पर बैठ जाते हैं। तभी चांद बीबी अपने हाथ में एक बड़ी प्लेट लेकर वहां लाती है, जिसमें काफी सारे बर्तन रखे होते हैं। चांद बीबी उस बड़ी थाली को जमीन पर रखते हुए एक एक कर सभी बर्तन खोलने लगती है। जैसे ही बर्तन खुलते हैं, लजीज पकवानों की महक हवेली के चारों ओर फैलने लगती है। बर्तन खोलकर चांद बीबी अनमोल की प्लेट में खाना डालते हुए कहती है, ये ले पाया, ये ले बिरयानी और ये मुर्ग मुसल्लम, जो तुझे काफी पसंद आएगा। अनमोल अपने सामने ढेर सारा खाना देखकर हैरान होते हुए चांद बीबी से कहता है, इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी खाला? अनमोल की बात सुन चांद बीबी उसे डांटते हुए कहती है, मैंने कहा ना तुझसे, इतना भी बड़ा नहीं हुआ है तू कि मुझसे सवाल करे, अपना मुंह बंद कर और चुपचाप खाना खा, समझा? चांद बीबी की बात सुन अनमोल खाना शुरू कर देता है। जैसे ही अनमोल अपना खाना खत्म करता है, वो अपनी जगह से उठते हुए कहता है, खाला के हाथ का खाना वाकई में काफी लजीज था, मुझे तो काफी नींद आ रही है, मुझे इजाजत दीजिए। जैसे ही अनमोल जाने की बात करता है, अब्दुल्ला अपने पास रखी एक शराब की बोतल निकालते हुए कहता है, अभी कहाँ जा रहे हो बरखुरदार, शाम का असली मजा तो अभी बाकी है। ये है असली ईरानी वाइन, 25 साल पुरानी, आखिरी बोतल बची है। अनमोल उस शराब की बोतल को देखते हुए कहता है, मैं शराब नहीं पीता, मुझे घर जाना है। अब्दुल्ला उससे पूछता है, घर जाना है? इतनी दूर है तेरा घर? यहीं बगल में तो है, मुझे पता है, चल बैठ जा, दो दो घूंट आज दोनों पीते हैं। अब्दुल्ला की बात सुन चांद बीबी उसे कहती है, अरे जब लड़का मना कर रहा है पीने के लिए, तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तभी अब्दुल्ला चांद बीबी को डांटते हुए कहता है, चुप करो जी, दो मर्दों के बीच में तुम क्यों बोल रही हो? तभी अब्दुल्ला अनमोल को जबरदस्ती शराब पिलाते हुए कहता है, ये ले पी कर तो देख, मजा आएगा।
जैसे ही अनमोल थोड़ी शराब पी लेता है उसे काफी अच्छा लगता है। वो थोड़ा नशे में इधर उधर देखते हुए कहता है, ये मेरा सर क्यों घूम रहा है। अब्दुल्ला उससे कहता है, ये ले और पी ले, जन्नत की सैर होगी तुझे। देखते ही देखते अनमोल सारी शराब पी जाता है। शराब पीकर अनमोल कहने लगता है, चलो चाचा, दारू के लिए थैंक्स, मैं अब चलता हूँ। अब्दुल्ला शराब पीते हुए अनमोल से कहता है, इतनी पी रखी है तूने, जब आएगा अपने घर अकेले, है दम। अब्दुल्ला की बात सुन अनमोल गुस्से में आ जाता है और नशे की हालत में कहने लगता है, और दम है चाचा मेरे पास, इतना दम है कि मेरे बाप को धोखा देने वाले मदन गुप्ता को मैं पानी में भिगो भिगो कर मारूंगा, और उस यशवर्धन को मैं घुटनों पर नहीं लाया तो मेरा नाम भी अनमोल नहीं। चांद बीबी और अब्दुल्ला अनमोल को हैरान भरी नजरों से देख रहे होते हैं। तभी अनमोल बड़बड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है। सुबह होती है। जैसे ही अनमोल की आंखें खुलती हैं, वो अपने आप को अपने घर में देखकर हैरान हो जाता है। उसे नहीं पता होता कि वो अपने घर तक आखिर पहुंचा कैसे। तभी अपने सर पर हाथ लगाए अनमोल अपने आप से कहता है, मैं हवेली से यहाँ पहुंचा कैसे। अनमोल का सर काफी दर्द कर रहा होता है। जैसे ही अनमोल अपना फोन देखता है, उसे सलीम का मैसेज दिखाई देता है। उस मैसेज में सलीम अनमोल को तुरंत एक जगह आने के लिए कहता है। सलीम का मैसेज देख अनमोल जल्द ही उसके भेजे पते की ओर निकल जाता है। अनमोल सलीम के बताए पते पर पहुंचता है, जो कि एक संडे बाजार होता है। जहां तक अनमोल की नजर जाती है, उसे सड़क पर लगी एंटीक्स की दुकानें नजर आ रही होती हैं। तभी सलीम पीछे से आता हुआ अनमोल से कहता है, आ गया तू मेरी जान। सलीम को देख अनमोल उसे कहता है, हम यहाँ संडे मार्केट एंटीक्स खरीदने आए हैं। अनमोल की बात सुन सलीम उसे कहता है, नहीं रे, एंटीक खरीदने नहीं, चल मैं बताता हूँ। तभी सलीम उस बाजार की गलियों से होते हुए पीछे सड़क पर निकलता है, जहाँ एक बड़े मैदान में एंटीक्स की नीलामी चल रही होती है। उस मैदान में काफी सारा भीड़ इकट्ठा होती है, जो बोली लगाकर एंटीक्स खरीद रही होती है। तभी सलीम अनमोल से कहता है, ये संडे बाजार का ऑक्शन एरिया है, जो हर संडे लगता है। मैंने सोचा आज यहाँ किस्मत आजमाई जाए, क्या कहता है। सलीम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, ठीक कहा सलीम भाई, क्या पता कोई अच्छी एंटीक हाथ लग जाए। अनमोल अपना आईना जेब से निकालकर ऑक्शन के एंटीक्स को देख रहा होता है। काफी देर ऑक्शन में देखने पर भी अनमोल को उसका आईना कोई नायाब चीज की ओर इशारा नहीं करता। तभी सलीम अनमोल से कहता है, सिगार के पाइप से लेकर घर के झूमर तक सबका ऑक्शन हो गया, पर कोई चीज ना तुझे समझ आई और ना मुझे। तभी ऑक्शन में रखी एक तस्वीर की नीलामी लगती है, जो कि राजा चंद्रगुप्त की होती है। जैसे ही उस तस्वीर की नीलामी शुरू होती है, अनमोल का आईना चमकना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो अपने आईने में देखता है, वो तस्वीर काफी तेज चमकने लगती है। तभी अनमोल सलीम से कहता है, भाई ये तस्वीर ले लेते हैं, बहुत कीमती है ये। इतना कहकर अनमोल अपना जादुई आईना अपने जेब में रखने ही जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है। वो तुरंत ही अपना आईना जेब में रखकर पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। सलीम अनमोल से कहता है, ये तस्वीर तो मुझे भी काफी पसंद आई है, इसे मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर सलीम नीलामी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तभी अनमोल अपनी कपल वॉच में देखता है कि जोया की लोकेशन उसके पास ही है। वो हैरानी से अपने आप से कहता है, जोया की लोकेशन यहाँ क्यों दिख रही है। अनमोल हैरानी से इधर उधर देख रहा होता है, पर उसे जोया कहीं नहीं दिखाई देती। जैसे ही अनमोल मुड़कर देखता है, उसे दूर जोया की एक झलक दिखाई देती है। वो जोया का पीछा करने लगता है, पर आखिर में वहां जाने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी अनमोल अपने आप से कहने लगता है, क्या ये जोया ही थी, पर वो यहाँ क्या करेगी। तभी सलीम उस तस्वीर को अपने हाथ में लिए वहां आता है और अनमोल से कहता है, अरे कहाँ चला गया था तू मुझे छोड़कर। देख मैंने ये तस्वीर पूरे 1 लाख में खरीदी है, चल अब निकलते हैं यहाँ से, मुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। सलीम अनमोल को उसके घर पर छोड़ देता है और अपनी पेंटिंग के साथ वहां से निकल जाता है। अनमोल अपने घर में घुसते हुए सोच रहा होता है, क्या वाकई में मैंने वहां जोया को देखा था, या फिर वो मेरे आंख का बस एक धोखा था। इसी असमंजस की स्थिति में अनमोल अपने घर में घुसता है। तभी जोया वहां आती है। जोया को देख अनमोल हैरान होते हुए पूछता है, अरे जोया तू यहाँ क्या कर रही है। जोया अनमोल से कहती है, अरे आज संडे है ना, तो सोचा तुझसे मिलती चलूं। ये देख मैं तेरे लिए गर्मा गर्म ईरानी चाय लाई हूँ, चल बैठकर सुकून से पीते हैं। अनमोल और जोया चाय पीने बैठे हैं। तभी जोया अनमोल पर चाय गिरा देती है। जैसे ही गर्म चाय अनमोल पर गिरती है, जोया उसका शर्ट उतारने लगती है। उसे रोकते हुए अनमोल उसे कहता है, अरे अरे ये क्या कर रही है जोया, मेरी शर्ट क्यों उतार रही है। तभी जोया उससे कहती है, अरे ये सारा बदन जल जाएगा तेरा, कपड़े उतार तेरे। तभी अनमोल जोया को रोकते हुए गुस्से से कहता है, आज तू बड़ा अजीब बर्ताव कर रही है जोया, क्या बात है। जोया अनमोल की बात टालते हुए कहती है, कुछ नहीं रे बाबा, जा पहले अपने कपड़े उतार कर बदल ले, जा मैं तुझे नए कपड़े देती हूँ। जोया की बात सुन अनमोल बाथरूम में चला जाता है। जोया अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम के बाहर खड़ी हो जाती है और अनमोल से कहती है, ये ले तेरे कपड़े और अपने पुराने कपड़े दे मुझे, मैं इन्हें भिगोकर रखती हूँ, अगर चाय का धब्बा सूख गया तो फिर नहीं जाएगा। तभी अनमोल अपने बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोलता है और जोया को चाय गिरे हुए कपड़े देते हुए नए कपड़े लेता है। जैसे ही जोया अपने हाथ में अनमोल के कपड़े लेती है, तुरंत ही वो अनमोल के जेब की तलाशी लेने लगती है। तलाशी लेते हुए जोया को अनमोल का जादुई आईना हाथ लगता है। उस आईने की चमक देख जोया उसे देखते ही रह जाती है। तभी अनमोल को बाथरूम से निकलता देख जोया अनमोल का आईना उसी के जेब में तुरंत रख देती है। घबराई हुई जोया को देख अनमोल उसे पूछता है, क्या बात है जोया, तू इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही है आज, कुछ बात है क्या। तभी जोया अनमोल से कहती है, कुछ नहीं, वो बस घर से कॉल आया था, मुझे जाना होगा। इतना कहकर जोया वहां से जल्दबाजी में जाने लगती है। जोया का बर्ताव देखकर अनमोल को कुछ समझ आ रहा होता है। जैसे ही जोया अनमोल के घर से जा रही होती है, तभी अनमोल की नजर जोया के जूतों पर पड़ती है, जिस पर लाल मिट्टी लगी हुई होती है। उस मिट्टी को देखते हुए अनमोल अपने आप से कहता है, ये लाल मिट्टी तो उसी मैदान की है जहां अभी संडे मार्केट लगा हुआ था।
इसका मतलब मैंने वहां जोया को ही देखा था। आखिर ऐसा क्या छुपा रही है जोया मुझसे? मदन गुप्ता पुराने शहर की गलियों में खड़ा किसी का बेसब्री से इंतजार करते हुए कहता है, अब आएगा मेरा मोहरा, मेरे मोहरे बस तेरा ही इंतजार है। मदन गुप्ता अपने आप से बात कर ही रहा होता है कि तभी जोया मदन गुप्ता के पास आकर खड़ी हो जाती है। क्या जोया ही है मदन गुप्ता का मोहरा? क्यों मदन गुप्ता से मिलने आई है जोया? क्या चल रहा है दोनों के बीच? क्या जोया दे रही है अनमोल को कोई धोखा, या जोया के इस कदम में छुपा है कोई और राज? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जोया को अपने सामने खड़ा देख मदन गुप्ता मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। तभी मदन गुप्ता जोया से कहता है, आओ जोया बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कहो, कुछ मिला अनमोल के पास से जिसकी वजह से वो इतने पैसे कमा रहा है? मदन गुप्ता की बात सुन जोया उसे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है अनमोल के पास जैसे तुम कह रहे हो। मुझे तो लगता है जो भी तुमने मुझसे कल कहा है वो सब झूठ था। मदन गुप्ता जोया से कहता है, क्या कहा मैंने कल तुमसे? जब कल मैंने तुम्हें अनमोल को अपनी जान पर खेल कर बचाते हुए देखा तो मैंने सोचा यही वो इंसान है जो अनमोल को बचा सकता है। इसलिए मैंने तुमसे कल कहा था कि अनमोल के पास जरूर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसे महंगे एंटीक्स मिल रहे हैं और उन एंटीक्स को वो इलीगल तरीके से बेचकर पैसे कमा रहा है। मदन गुप्ता की बात सुन जोया उसे कहती है, मैंने कहा ना कि अनमोल कुछ इलीगल काम नहीं कर सकता। सुबह से मैं उसका पीछा कर रही हूँ, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं देखा जैसे आप मुझे बता रहे हो। तभी मदन गुप्ता जोया से कहता है, अगर वो इलीगल कुछ नहीं कर रहा तो उसके पास इतने लाखों रुपए आए कहां से? लोगों की हड्डियां घिस जाती हैं इतना पैसा कमाने में। और एक बात बताऊं, पुलिस और माफिया दोनों हाथ धोकर अनमोल के पीछे पड़े हैं। मस्त फाइल बन रही है अनमोल की पुलिस में। अगर अनमोल अभी नहीं रुका तो उसका जेल जाना पक्का है। मदन गुप्ता की बात सुन जोया डर जाती है और उसे कहती है, तो कैसे रुके अनमोल को? मैं नहीं चाहती कि अनमोल कभी जेल जाए। मदन गुप्ता जोया से कहता है, जैसे मैंने तुम्हें कहा, पता करो कि अनमोल के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसे इतने नायाब एंटीक मिल रहे हैं। अगर वो चीज अनमोल से दूर हो गई तो अनमोल को ना एंटीक मिलेंगे और ना ही वो कोई इलीगल काम कर सकता है। जोया मदन गुप्ता की बात बड़ी गौर से सुनती है और वहां से चली जाती है। अनमोल अस्पताल में बैठा गौर से सोचते हुए अपने मन ही मन में कहता है, आखिर क्या छुपा रही है मुझसे जोया? कुछ तो है जो वो मुझसे छुपा रही है। तभी पीछे से डॉक्टर नीलम वहां आती है और अनमोल से कहती है, कांग्रेट्स अनमोल, योर फादर इज रिकवरिंग वेल। अगले हफ्ते है ना उनका ऑपरेशन? अनमोल नीलम से कहता है, देखा मैंने पापा को, सो रहे थे। इतना कहकर अनमोल अपने ख्यालों में खो जाता है। तभी नीलम अनमोल का उदास चेहरा देखकर कहती है, क्या हुआ अनमोल, तुम टेंस दिखाई दे रहे हो? अनमोल नीलम से कहता है, कुछ नहीं, बस पापा की चिंता हो रही है। नीलम अपना सर हिलाते हुए अनमोल से कहती है, तुम्हें जब झूठ कहना नहीं आता तो क्यों कहते हो अनमोल? तुम अपने पापा के लिए नहीं किसी और चीज को लेकर परेशान हो। कोई बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अनमोल नीलम को चौंक कर देखते हुए कहता है, आपको कैसे पता कि कोई बात है जो मुझे परेशान कर रही है? तभी नीलम अनमोल से कहती है, पहली चीज, मैंने तुमसे अपनी बात ही शुरू की थी कि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक हो रही है। उसके बाद उनकी टेंशन लेने की बात कुछ हजम नहीं हुई। और दूसरी चीज, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नीलम की बात सुन अनमोल हैरान रह जाता है। वो नीलम से पूछता है, कैसे आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है? नीलम अनमोल से कहती है, अनमोल, मैं डॉक्टर के साथ साथ साइकाइट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक भी हूँ। ह्यूमन बिहेवियर को देखकर समझ सकती हूँ कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। सो अब तुम बताओगे कि तुम्हें कौन सी बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है? नीलम की बात सुन अनमोल उसे बताता है, मेरी एक दोस्त है जोया, उस पर मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा है। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मेरा साथ दिया है, पर आज न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे पता है कि वो आज मुझ पर नजर रख रही थी। जानबूझकर उसने मुझ पर चाय गिराई और ना जाने क्यों मेरे कपड़े उतर पाए। बड़े अजीब हरकतें कर रही है वो। अनमोल की बात सुन नीलम उसे कहती है, शायद ये वो सब अपनी मर्जी से नहीं, किसी के कहने पर कर रही हो। नीलम की बात सुन अनमोल हैरान होते हुए कहता है, किसी और के कहने पर जोया ऐसा क्यों करेगी? और जोया ऐसी लड़की है ही नहीं कि कोई उसे कुछ भी कहेगा और वो कर लेगी। तभी नीलम अनमोल को समझाते हुए कहती है, इंसान जितना बाहर से बहादुर होता है ना अनमोल, अपनी सबसे प्यारी चीज के लिए उतना ही नरम होता है। और अपनी सबसे प्यारी चीज को पाने के लिए या उसे बचाने के लिए इंसान वहां कुछ भी नहीं सोचता। उसे वो सुध ही नहीं होती कि वो कुछ सोच सके। तुम एक काम करो, मेरी मुलाकात जोया से करवा दो, मैं पता करती हूँ कि आखिर बात क्या है। नीलम की बात सुन अनमोल एक लंबी सांस लेते हुए अपना फोन निकालता है और जोया को फोन करता है। हेलो जोया, अभी मुझे जुबली हिल्स के सीसीडी पर आकर मिल सकती हो? तुझसे एक जरूरी बात करनी है। जोया फोन पर कहती है, ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। जैसे ही अनमोल फोन रखता है वो नीलम से कहता है, जोया को मैंने अभी बुलाया है। नीलम अनमोल से कहती है, अब बस तुम सब मुझ पर छोड़ दो। नीलम को देखते हुए अनमोल उसे कहता है, थैंक यू नीलम जी मेरे साथ चलने के लिए। नीलम अनमोल का हाथ पकड़ते हुए कहती है, इसमें थैंक यू की बात नहीं है अनमोल। जो इंसान अच्छे होते हैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, उनकी मदद करना मुझे काफी अच्छा लगता है। और तुमसे अच्छा और जिम्मेदार लड़का मैंने कभी नहीं देखा। अपनी बात खत्म कर अनमोल और नीलम वहां से जोया से मिलने सीसीडी चले जाते हैं। सीसीडी पर बैठे अनमोल और नीलम जोया का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अनमोल देखता है कि जोया वहां आती है। अनमोल नीलम से कहता है, जोया आ गई है। तभी नीलम अनमोल से कहती है, जैसा मैंने कहा था वही बातें जोया के सामने करना, ठीक है? जोया अनमोल की ओर देखती है। जैसे ही जोया की नजर नीलम पर पड़ती है, जोया के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है और बनावटी मुस्कान लिए नीलम से कहती है, हेलो, आप यहाँ? अनमोल जोया से कहता है, ये अपने दोस्त से यहाँ मिलने आई थी पर वो आया ही नहीं। तू बैठ जाना जोया।
जैसे ही जोया बैठती है, नीलम अपने फोन में तस्वीर देखते हुए गुस्से से कहती है, धोखेबाज कहीं का, मुझसे कहा था 5 बजे मिलेगा और ये है कि दूसरी लड़की के साथ कहीं और बैठा है। नफरत है मुझे उन लोगों से जो पीठ पीछे धोखेबाजी करते हैं। नीलम की हाँ में हाँ मिलाते हुए अनमोल भी कहता है, मुझे भी काफी नफरत है धोखेबाजी से, खासकर जब कोई अपना धोखा देता है, आपसे कुछ छुपाता है तो काफी तकलीफ होती है। अनमोल की बात सुन जोया अपनी निगाहें शर्म से नीचे कर लेती है। जोया को देखकर नीलम को समझ आता है कि जोया सच में कुछ छुपा रही है। तभी जोया उठकर वहां से जाने लगती है। मैं अभी वॉशरूम जाकर आती हूँ। जैसे ही जोया वहां से उठकर जाती है, नीलम वेटर को जोया की ओर इशारा करती है। जोया कॉफी शॉप के दूसरे कोने में जाकर गहरी सांस लेने लगती है। तभी वहां वही वेटर आता है और दूसरे वेटर से बात करने लगता है। अरे वहां जो बैठी है ना डॉक्टर नीलम, अपने नए बॉयफ्रेंड अनमोल के साथ, उनका ऑर्डर है, जाकर ले ले, जल्दी जा वरना परसों की तरह फिर से दोनों चुम्मा चाटी पर उतर आएंगे। वेटर की बात सुन जोया गुस्से में आ जाती है। उसे कुछ नहीं सूझ रहा होता। वो दोनों के पास जाते हुए कहती है, ओ तो ये चल रहा है तुम दोनों के बीच, तब से मेरे सामने ईमानदारी का लेक्चर दे रहे थे और खुद पीठ पीछे रंगरलिया बना रहे थे। अनमोल जोया से कहता है, अरे जोया ये सब तो क्या कह रही है। नीलम जोया को गुस्सा दिलाते हुए कहती है, ठीक है यार अनमोल, इसे पता चल गया अब, सो व्हाट, कोई दूध का धुला नहीं होता, इसने भी तो तुमसे कुछ छुपाया ही होगा। तभी जोया के मुंह से निकलता है, हाँ छुपाया है, पर अनमोल की तरह किसी को धोखा नहीं दिया। अनमोल एक राहत की सांस लेते हुए जोया से कहता है, बस यही चीज सुनना चाहता था मैं तुझसे कि तू क्या छुपा रही है मुझसे, इसलिए नीलम ने उस वेटर्स के साथ मिलकर ये सारा प्लान किया था। जोया अनमोल की बात सुन दंग रह जाती है। अनमोल उसे कहता है, बोल जोया, आखिर क्या छुपा रही है तू मुझसे। तभी जोया नीलम को देखकर गुस्से में आते हुए कहती है, तूने मुझे अनमोल के नजरों में गिराया। देखते ही देखते जोया नीलम को तमाचा मार देती है और गुस्से से उसे कहती है, बहुत होशियार है ना तू, पर मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, साफ देख सकती हूँ मैं तेरी नजरों में अनमोल के लिए प्यार बना रहा है, उसे पाने के लिए सब किया है ना तूने। जैसे ही जोया नीलम को तमाचा मारती है, नीलम वहां से चली जाती है। अनमोल जोया पर चिल्लाते हुए कहता है, जोया ये क्या किया तूने, मुझसे झूठ कहा और ऊपर से ये सब। तभी जोया अनमोल से कहती है, हाँ मैंने तुझसे झूठ बोला क्योंकि मैं तेरी जान बचाना चाहती थी, क्योंकि मदन गुप्ता जानना चाहता था कि वो कौन सी चीज है जिससे तुझे नायाब एंटीक मिल रहे हैं और उन एंटीक्स को तू इलीगल तरीके से बेच रहा है। पुलिस से बचाने के लिए मैंने तुझसे झूठ कहा। जोया की बात सुन अनमोल गुस्से में लाल होते हुए कहता है, तो तूने मदन गुप्ता की बातों में आकर ये सब किया, तुझे मदन गुप्ता पर भरोसा है, मुझ पर नहीं। जानना चाहती है ना तू वो क्या चीज है मेरे पास जिससे मुझे नायाब एंटीक्स मिलते हैं। अनमोल अपना आईना निकालते हुए कहता है, ये है वो जादुई आईना जो मुझे सिर्फ नायाब एंटीक्स दिखाता है, जा दे दे इसे मदन गुप्ता को। जोया वो आईना अनमोल के हाथ से नहीं लेती। तभी अनमोल जोया से कहता है, मदन गुप्ता जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने मेरे पापा को धोखा दिया, मेरा परिवार उजाड़ दिया, उसके साथ मिलकर तूने मुझे धोखा दिया है, इस चीज के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना जोया। अनमोल की बात सुन जोया के आंखों में आंसू आ जाते हैं और अनमोल वहां से गुस्से में चला जाता है। गुस्से से अनमोल रास्ते से अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे चांद बीबी कॉल करते हुए कहती है, अरे अनमोल बेटा कहाँ है तू, जरा मुझे काम है, यहाँ आ सकता है, और सुन आते हुए कहीं लेते हुए आना। इतना कहकर चांद बीबी अपना कॉल कट कर देती है। अनमोल कहीं जाना नहीं चाहता, पर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर चांद बीबी के घर चला जाता है। जैसे ही अनमोल चांद बीबी के घर आता है, चांद बीबी अनमोल से कहती है, आ गया तू, और मैंने दही लाने को कहा था तुझसे, वो नहीं लाया तू, और ये ले तेरे लिए दरगाह से ताबीज लेकर आई हूँ, इसे पहन ले। जैसे ही अनमोल हवेली के अंदर आता है, अब्दुल्ला उसे कहता है, जरा वॉश बेसिन से पानी बह रहा है अनमोल बेटा, वो ठीक कर देगा, मुझसे ठीक नहीं हो रहा। अब्दुल्ला की बात मानकर अनमोल सिंक जैसे ही ठीक करता है, चांद बीबी वहां आती है और कहती है, हवेली में काफी जाले हो गए हैं बेटा, उन्हें साफ कर देगा, तू बस थोड़ी देर हमारे साथ रह ले बेटा, फिर हम सुकून से जन्नत की नींद सो जाएंगे। चांद बीबी की बात सुन अनमोल गुस्से में कहता है, अरे पहले ही मेरा दिमाग खराब है और ऊपर से आप लोग पता नहीं मुझसे क्या क्या करवा रहे हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गुस्से में अनमोल हवेली से निकल जाता है और अपने घर जाकर सो जाता है। सुबह होती है, कोई अनमोल के घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा होता है। जैसे ही अनमोल अपना दरवाजा खोलता है, उसके सामने चांद बीबी और अब्दुल्ला की लाश रखी होती है। चांद बीबी और अब्दुल्ला अपने चेहरे पर मुस्कान लिए और एक दूसरे का हाथ थामे ऐसे सो रहे होते हैं मानो वो जन्नत वाली नींद ले रहे हो। आखिर कैसे मरे चांद बीबी और अब्दुल्ला, क्या होगा जोया और अनमोल का मिलन, या फिर होगा कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा। जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनमोल के दरवाजे। दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। अनमोल के दरवाजे के बाहर अब्दुल्ला और चांद बीबी की लाश पड़ी होती है और उन्हीं के बाजू खड़ी होती है काफी सारी पुलिस। चांद बीबी और अब्दुल्ला की सफेद पड़ चुके निढाल शरीर को देख अनमोल के आंसू बहने लगते हैं। तभी अनमोल रोते हुए कहता है, क्या हुआ इन्हें, ये ऐसे क्यों पड़े हुए हैं, कोई तो उठाओ इन्हें। अनमोल चांद बीबी और अब्दुल्ला को हिलाने लगता है। तभी पास खड़ा पुलिसकर्मी अनमोल से कहता है, इन्हें उठाकर कोई फायदा नहीं, ये हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, सुसाइड किया है इन दोनों ने और आखिरी वक्त ये चिट्ठी तुम्हारे नाम पर छोड़ गए हैं। पुलिसकर्मी की बात सुन अनमोल के आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं। तुरंत अनमोल वो चिट्ठी पुलिस के हाथ से लेते हुए पढ़ने लगता है। प्यारे अनमोल, जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिली होगी हम इस दुनिया से विदा ले चुके होंगे। हमारे आखिरी वक्त में हमें तुझ जैसा लड़का मिला
हमारी कोई औलाद नहीं, पर दिल ने तुझे ही अपना बेटा मान लिया था। बिना औलाद की जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है, और बुढ़ापे में तो कुछ ज्यादा ही। इसी तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए मैंने और तेरी अम्मी ने इस दुनिया से विदा लेने की सोची है। कुछ दौलत इकट्ठी की थी हमने, इसे बस हम अपनी औलाद को देना चाहते हैं। लिफाफे में वो दौलत तेरे लिए उठाकर रखी है, उसे हमारा प्यार समझकर रख लेना। उस चिट्ठी को पढ़ते हुए अनमोल जोर जोर से रोने लगता है। मुस्कुराए हुए और एक दूसरे का हाथ थामे चांद बीबी और अब्दुल्ला के शरीर को देख अनमोल के आंसू रुक ही नहीं रहे होते। तभी सलीम वहां आता है और अनमोल को संभालते हुए कहता है, क्या हुआ अनमोल, ये सब क्या है? तभी पुलिसकर्मी अनमोल से कहता है, मियां बीवी ने कल रात को सुसाइड किया था, और सुसाइड करने से पहले इन्होंने पुलिस स्टेशन फोन भी किया था, पर पुलिस वहां पहुंचती उससे पहले ये लोग गुजर चुके थे। कल फोन पर चाचा ने अपनी आखिरी इच्छा बताते हुए कहा था कि कब्रिस्तान में इनका कफन दफन अनमोल ही करे। कब्रिस्तान रास्ते पर ही पड़ता है, इसलिए सोचा अनमोल को इनके आखिरी दर्शन करा देना चाहिए। इसीलिए जैसी इनकी बॉडीज रखी थी वैसे ही इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। पुलिस की बात सुन अनमोल रोते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने मुझे इन्हें दिखा दिया। मैं ही मूर्ख था जो इनके प्यार को समझ नहीं पाया, पर इनकी आखिरी ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा। मैं ही करूंगा इनका कफन दफन। तभी पुलिसकर्मी आगे आता है और अनमोल को एक लिफाफा देते हुए कहता है, ये लिफाफा इन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ा है। अनमोल वो लिफाफा अपने जेब में रखते हुए चांद बीबी और अब्दुल्ला को वहां से ले जाता है। कब्रिस्तान में अनमोल दोनों का कफन दफन कर सलीम के साथ अपने घर आ जाता है। कब्रिस्तान से जैसे ही अनमोल अपने घर आता है, उसे अपने दरवाजे पर कुछ दस्तावेज दिखाई देते हैं। सलीम उन दस्तावेज को खोलकर देखते हुए कहता है, यशवर्धन ने तुझ पर 10 करोड़ का डेफेमेशन केस डाला है, उसी का लीगल नोटिस है ये। अनमोल सलीम की बात सुनकर कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप अपने सोफे पर बैठ जाता है। उसे बस चांद बीबी और अब्दुल्ला की याद सता रही होती है कि कैसे चांद बीबी ने उसके लिए बड़े प्यार से खाना बनाया था। अनमोल को यूं मायूस बैठा देख सलीम उसे कहता है, तू मायूस मत हो अनमोल, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है। तू बस पैसे कमाने पर ध्यान दे, और बाकी ये यशवर्धन, अब्बू लुलू, इन सब की टेंशन तू मत ले। सलीम अनमोल से बात ही कर रहा होता है कि तभी सलीम की नजर अनमोल के जेब पर जाती है, जिसमें वो एनवेलप रखा होता है। वो उस एनवेलप को देखते हुए कहता है, ये तेरे जेब में क्या है? तभी अनमोल उसे कहता है, ये तो अब्दुल्ला चाचा का दिया हुआ है, इसे खोलकर देखता हूँ। जैसे ही अनमोल उस एनवेलप को खोलकर देखता है, उसमें से एक नक्शा निकल कर आता है। उस नक्शे को देख सलीम उसे कहता है, ये किस चीज का नक्शा है, किसी खजाने का? तभी अनमोल उसे कहता है, पता नहीं सलीम भाई, पता करना पड़ेगा। तभी सलीम और अनमोल उस नक्शे में दिखाए गए एक रास्ते पर निकल जाते हैं। अनमोल और सलीम को वो नक्शा उसी जली हुई हवेली में ले जाता है। वहां पहुंचकर सलीम अनमोल से कहता है, ये नक्शा तो हमें इस हवेली पर ही ले आया है, यहाँ तो इस हवेली में कुछ नहीं है, चल वापस चलते हैं। तभी अनमोल सलीम को रोकते हुए कहता है, ठहरो सलीम भाई, यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी देख लेते हैं। अनमोल की बात मानकर सलीम उस हवेली के अंदर चला जाता है। देखते ही देखते वो नक्शा दोनों को हवेली के काफी अंदर तक ले जाता है। सलीम और अनमोल हवेली के एक बड़े कमरे में आकर रुक जाते हैं। उस कमरे में देखते हुए सलीम कहता है, ये कमरा तो खाली है, कुछ नहीं है यहाँ। तभी अनमोल की नजर उस कमरे में बिछी जनमाज पर जाती है। उस जनमाज के नीचे उसे एक तहखाने का दरवाजा दिखाई देता है। अनमोल उस लकड़ी के दरवाजे को देखकर कहता है, देखिए सलीम भाई, वहाँ एक तहखाना है। अनमोल आगे बढ़ते हुए जनमाज को हटाता है और उस दरवाजे को खोलता है। जैसे ही अनमोल उस तहखाने में जाता है, वो अपने फोन की टॉर्च ऑन कर लेता है। आगे चलने पर सलीम को एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है, जिस पर एक बड़ा ताला लगा हुआ होता है। उस ताले को देख सलीम कहता है, इस दरवाजे पर तो ताला है। तभी सलीम का हाथ वहां रखे एक बड़े भैंस की मूर्ति पर जाता है। उस भैंस की मूर्ति के मुंह में जैसे ही सलीम का हाथ जाता है, उसके हाथ एक चाबी लगती है। उस चाबी से वो दोनों उस तहखाने के कमरे में घुसते हैं। जैसे ही दोनों उस कमरे में घुसते हैं, उन्हें चारों ओर चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं। तभी अनमोल उन चीजों को देखते कहता है, अरे ये तो वाकई में खजाना है सलीम भाई, ये तो काफी कीमती एंटीक्स हैं। अनमोल अपने आईने से वो सभी चीजें देखता है जो उसके आईने में साफ चमक रहे होते हैं। अनमोल उन एंटीक को देखते हुए कहता है, तो ये है वो दौलत जो चांद बीबी और अब्दुल्ला मेरे लिए छोड़ गए हैं। सलीम हैरानी से उन एंटीक्स को देखते हुए कहता है, अरे यहाँ पर तो इतने एंटीक्स हैं कि तू खुद की एक नई दुकान खोल सकता है, पर तू नहीं करेगा ना, तुझे वो मदन गुप्ता की नौकरी जो करनी है। तभी अनमोल उसे कहता है, नहीं सलीम भाई, अब वक्त आ गया है, यही सही वक्त है मदन गुप्ता को सबक सिखाने का। उसके दुकान के सामने मुझे मेरी दुकान खोलनी है। अनमोल की बात सुन सलीम खुश होते हुए कहता है, क्या बात कही तूने अनमोल, तू कहे तो कल तेरी दुकान खुलवा दूं, वो भी मदन गुप्ता के दुकान के सामने ही। अनमोल उसे कहता है, आप तैयारी कीजिए सलीम भाई, मेरी तरफ से हाँ है। सलीम अनमोल को उसके घर पर छोड़ देता है। तभी सलीम अनमोल से कहता है, तू बस आज आराम कर और कुछ पैसे मुझे दे दे ताकि मैं तेरी दुकान का एडवांस दे सकूं। तभी अनमोल सलीम को कुछ पैसे ट्रांसफर करता है और सलीम वहां से चला जाता है। सलीम के वहां से जाने के बाद अनमोल को बेचैनी खाई जा रही होती है। उसकी आंखों के आगे चांद बीबी और अब्दुल्ला का चेहरा दिखाई पड़ रहा होता है। उसे इस वक्त जोया की याद आ रही होती है। वो अपने आप से कहता है, एक तू ही होती थी जोया, जो मेरे मुश्किल वक्त में हमेशा साथ खड़ी होती थी, पर आज मुझे तेरी कमी बहुत खल रही है जोया, कहाँ है तू? जोया अपने कमरे में उदास बैठी होती है। वो अपने कमरे से उठकर हॉल की ओर जाती है, जहाँ उसके अम्मी अब्बू बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी जोया वहां आती है और अपने अब्बू से कहती है, अब्बू मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जोया के अब्बू उससे कहते हैं, हाँ जोया बोलो। जोया हिचकिचाते हुए अपने अब्बू से कहती है, अब्बू वो हमें निकाह करना है। जोया की बात सुन उसके अम्मी और अब्बू हैरान हो जाते हैं। तुरंत ही जोया की अम्मी अपनी जगह से उठते हुए कहती है,
तू निकाह के लिए मान गई बेटा? अब देख मैं तेरा निकाह कैसे धूमधाम से करती हूँ। कभी जोया के अब्बू उससे पूछते हैं। अचानक इस नेक ख्याल की वजह? अपने अब्बू की बात सुन जोया उन्हें कहती है, बस यूं ही अब्बू, अब हैदराबाद हमारे रहने लायक नहीं रहा। आपको जो परसों दुबई वाला रिश्ता आया था ना, उसी से हमारा निकाह करा दीजिए। जोया की बात सुन दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है। अनमोल बेचैन अपने कमरे में टहल रहा होता है। उसे बस चांद बीबी और अब्दुल्ला की यादें खाई जा रही होती हैं। तभी अनमोल अपना फोन उठाकर जोया को फोन करने जाता है, पर वो अपने आप को रोक लेता है। तभी अनमोल अपने आप से कहता है, अगर यूं ही घर पर बैठा रहा तो मेरा सर फट जाएगा। इतना कहकर अनमोल अपने घर से निकल जाता है। अनमोल सीधे अस्पताल पहुंचकर वहां के कैफेटेरिया में जाकर बैठ जाता है। उसे परेशान बैठा देखकर डॉक्टर नीलम वहां आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ अनमोल, इतना परेशान दिखाई दे रहे हो? अनमोल अपनी बात छुपाते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कभी नीलम उसे घूर कर देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है ना, मैं इंसान की बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाती हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अनमोल नीलम से कहता है, नीलम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताओ कि तुम पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। जोया ने जो आपके साथ किया वो काफी गलत था। नीलम अनमोल से कहती है, मैं तुम्हें नाराज दिखाई दे रही हूँ? नहीं ना, अब वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम इतने दुखी क्यों हो? तभी अनमोल नीलम को चांद बीबी और अब्दुल्ला के बारे में सब बताता है और उनकी कहानी कहते कहते रोने लगता है। अनमोल को रोता देख नीलम उसका हाथ थामते हुए कहती है, जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अनमोल, बस समझो नियति को यही मंजूर था और तुमने तो चांद बीबी और अब्दुल्ला को खुशी ही दी है उनका बेटा बनकर। तुम भूल जाओ, इतना सोचो मत। तभी अनमोल नीलम का हाथ पकड़कर और रोने लगता है। अनमोल को यूं रोता देख नीलम उसे गले से लगा लेती है और उसे संभालने लगती है। मदन गुप्ता अपनी दुकान पर बैठा होता है। तभी वो अपने आप से कहता है, ये नालायक अनमोल अभी तक आया क्यों नहीं? इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा आज। तभी मदन गुप्ता को अपनी दुकान के बाहर कुछ हलचल दिखाई देती है। वो अपनी जगह से उठकर बाहर जाता है। जैसे ही मदन गुप्ता बाहर की ओर देखता है, उसे एक दुकान में एंटीक का सामान अंदर ले जाते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं। उस सामान को देख मदन गुप्ता समझ जाता है, पहले ये अनमोल कम था जो अब ये नई दुकान वाला आ गया है मुझे तंग करने। इसे भी मेरी ही दुकान के सामने जगह मिली थी अपनी दुकान डालने के लिए, पता नहीं किस कमबख्त की दुकान है। इतना कहकर मदन गुप्ता नाराज होते हुए अपनी दुकान के अंदर चला जाता है, पर उसे क्या पता था कि जिस दुकान को वो देख रहा है वो असल में अनमोल की ही दुकान है। क्या ले जाएगी अनमोल को शिखर पर उसकी ये नई दुकान? क्या जोया सच में शादी कर हमेशा के लिए चली जाएगी अनमोल से दूर? नीलम और अनमोल के बीच बढ़ती है नजदीकियां किस ओर ले जाएंगी उन्हें, जानने के